हेलो दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और ये है मेरा भाई रोहित। ये अभी अभी स्कूल से आया है और अभी इसे 4 घंटे हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉम डैड के बहुत से पैसे लौटाने हैं। बेशक एक बच्चे के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसीलिए वो हफ्ते में 7 दिन काम करता है। लेकिन अगर वो स्कूल खत्म होने तक भी इस तरह से काम करेगा, तब भी वो मॉम डैड के पैसे नहीं लौटा पाएगा। डैड कहते हैं जितना हो सके वापस करो और टाइम आने पर बाकी के बारे में सोचेंगे। रोहित स्कूल के बाद हर दिन रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने जाता है और वीकेंड पर पड़ोस में छोटे मोटे काम करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो वो घर के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाता है। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो वो पड़ोसियों के घास काटने या उनके डॉगी को घुमाने का काम करता है। मेरे मॉम डैड साथ में एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं। वे दोनों वर्कहॉलिक हैं और सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 9 बजे तक वापस आते हैं। ये सब होने का रीजन यही है। आजकल शाम को हम ये करते हैं कि पहले सब साथ में डिनर करते हैं, फिर रोहित अपने रूम से वो सारे पैसे लाता है जो उसने उस दिन कमाए होते हैं और डैड को दे देता है। डैड पैसे गिनते हैं और नोट पैड में लिखते हैं। फिर वो रोहित को बताते हैं कि उसने अभी तक कितने पैसे लौटाने हैं। तो रोहित को मॉम डैड को इतने पैसे क्यों देने हैं? वो इतनी मेहनत क्यों करता है और वो क्यों पैसे बिना कंप्लेन के उन्हें देता है? अब आपको इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, मेरे मॉम डैड साथ में काम करते हैं और काम ही उनकी लाइफ है। उनके ज्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते हैं और उन्हें साल के हर दिन अपनी गिफ्ट शॉप खोलनी पड़ती है। इसीलिए रोहित और मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं और दूसरी तरफ मॉम डैड का डिसिप्लिन नहीं होता है। हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मॉम डैड शाम को इतने थके हुए घर आते हैं कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर के बिना बड़े होना अमेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। उसने मॉम डैड की एब्सेंस का फायदा उठाया और वीडियो गेम्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। वो ये महीनों से कर रहा था। इस तरह उसे पता चला कि उसे मॉम डैड के डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हमें इसका पता चला, रोहित ने हमको लगभग सड़क पर ला दिया था। स्कूल के बाद रोहित और मैं अपने रूम में जाते और हम तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक मॉम डैड वापस घर नहीं आते। मैं हमेशा पहले अपना होमवर्क करती, फिर अपने दोस्तों से बात करती, टीवी देखती या टिकटॉक और यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती। जब भी मैं रोहित के रूम में जाती वो हमेशा वीडियो गेम खेल रहा होता, इसीलिए मुझे पता था वो अपना ज्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था। और मुझे पता था कि उसकी एज के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मॉम डैड का बहुत सा पैसा उन गेम्स पर खर्च कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से वापस आए, हमेशा की तरह। हमने लंच किया और अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद मैंने कुछ सुना। रोहित का दरवाजा अचानक खुला और डैड उस पर चिल्लाने लगे। डैड दिन में कभी घर नहीं आते थे, इसीलिए मैं घबरा गई और देखने गई कि क्या हो रहा है। डैड के पास एक क्रेडिट कार्ड था। वो रोहित पर चिल्लाते हुए बोले, आखिर ऐसा क्या खरीदा जो उसकी लिमिट खत्म हो गई? और ये कंपनी का कार्ड है। तुमको इस कार्ड का नंबर कैसे मिला? इस तरह मुझे पता चला रोहित ने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड से गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे मॉम डैड इस कार्ड को स्टोर का सामान खरीदने के लिए यूज करते थे, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से सामान खरीदते थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोहित उसको यूज कर रहा था। जब मेरी मॉम ने कुछ खरीदना चाहा तो पता चला कि क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मेरे डैड को बताया, क्योंकि कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे डैड ने बैंक में फोन किया तो उन्हें इन सब के बारे में पता चला। जाहिर है वो गुस्से में थे और रोहित से इस बारे में बात करने के लिए घर आए। वो रोहित की लाइफ की शायद सबसे बुरी रात थी। डैड ने उससे गुस्से में पूछा, तब उसने डिटेल में बताया कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं।
मैं वीडियो गेम्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने बस कैंडी क्रश खेला था जब मेरे फ्रेंड्स इसको खेलते थे, बस इतना ही। इसीलिए रोहित ने जो कुछ कहा मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे कि मुझे याद है रॉब्लॉक्स नाम का एक गेम के लिए उसने एक महंगी टोपी खरीदी थी। हाँ, मैंने टोपी कहा, लेकिन ये असली टोपी नहीं थी। आपका कैरेक्टर इस गेम में टोपी पहनता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना भोला हो सकता है। डैड कहते हैं स्टोर में इतना पैसा कमाने में 4 दिन लगते हैं। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने रोहित से पूछा, तो टोपी कैसी है, अच्छी है ना? रोहित को इतना भी नहीं पता चला कि ये डैड का सरकाजम था। डैड, ये सच में अच्छी है, ये आपको भी पसंद आएगी। रोहित ने अपना रॉब्लॉक्स अकाउंट उनको दिखाते हुए कहा। उसके बाद डैड ने उसे गैराज से अपना टूल बॉक्स लाने को कहा। रोहित को अभी भी समझ नहीं आया और वो टूल बॉक्स लेकर आया। डैड ने एक रेंच निकाला और मेरे भाई के फोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत शांति से किया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो समझ गया कि डैड कितने गुस्से में थे तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। असल में ये एक बहुत ही मजेदार सीन था, लेकिन मैं उस समय हंस नहीं सकती थी। गेम्स के अलावा रोहित ने यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। वो ट्विच पर एक लड़की का सबसे बड़ा डोनर भी बन गया और वो रोहित को थैंक्स कहने के लिए अपनी स्ट्रीम पर भी लाई। जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसके चैनल पर वीडियो देखा। जब रोहित डोनेट करता है तो लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर लास्ट में वो खुशी से डांस करने लगती। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि रोहित ने फैमिली के पैसे इस तरह बर्बाद किए। मैंने उससे पूछा वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने दुखी होकर कहा, ये मुझे असली पैसे नहीं लगे, मैंने उन्हें गेम के पैसे समझकर खर्च किया। मुझे अब और ज्यादा पछतावा है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असल में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो रोहित को डैड के क्रेडिट कार्ड का नंबर कैसे मिला? डैड ने उससे पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे। रोहित का चेहरा लाल हो गया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि मैंने वो चुराया था। अब मेरे डैड गुस्से से लाल हो गए थे। तुमने इसे कब चुराया? वो चिल्लाए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। आपके बर्थडे पर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी मॉम डैड को बर्थडे पर स्पा पर ले गई थी। हम सब उनके साथ स्पा गए थे क्योंकि स्पा के बाद हम सब एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। जब डैड स्पा में थे तब हम कैफे में वेट कर रहे थे। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जाके डैड के वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका नंबर एक पेपर पर लिख लिया। शुरुआत में वो फोर्टनाइट नाम की एक गेम में कुछ चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो 2.5 महीने तक कार्ड का यूज बहुत सी अलग अलग जगहों पर करता रहा। अगले दिन डैड ने रिफंड के लिए उन सभी कंपनीज को अप्लाई किया जहां से रोहित ने चीजें खरीदी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने तो उनके ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। फिर डैड ने अपने वकील से बात की और उनके पास एक अजीब सुझाव था। उन्होंने डैड से कहा, अगर आप साबित कर दो कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था तो हम कोर्ट से सारे पैसे वापस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रोहित की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर है फिर उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, जिससे क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, रोहित के छोटे होने के कारण जज उसको थोड़ा सा फाइन लगाकर छोड़ देंगे। डैड ने हमें डिनर पर बताया कि वकील ने क्या कहा। रोहित सच में डर गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। डैड ने कहा, क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। और रोहित रोने लगा। जाहिर है डैड ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने रोहित को फिर डरा दिया था। उस रात डैड ने कहा, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते, ये रोहित पे कर्ज होगा, तुम काम करके इसे चुकाओगे। इस तरह रोहित का काम करना शुरू हुआ। मेरी मॉम की दोस्त ने उसे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाई। मैंने उसे पड़ोसियों के वहां पे काम करने का आइडिया दिया। रोहित अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसे कुछ भी कहते हैं तो वो करता है और बिना कंप्लेन के कोई भी काम करता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो वीडियो गेम्स पर बहुत पैसे खर्च करता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय। हाय, मैं पीहू हूँ। मैं एक स्लीप वॉकर हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप मेरी स्टोरी सुनने के बाद जान जाओगे।
स्लीप वॉकर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों और टीन्स में ज़्यादा कॉमन है। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं स्लीप वॉकर हूँ। एक रात मैं मॉम डैड के रूम में गई और अपनी मॉम को शेक करके जगाया। जब वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने उन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरी मॉम के कुछ समझने से पहले ही मैं रूम से बाहर चली गई। मैं कहते हुए जा रही थी, मुझे दे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है ये। जाहिर है मॉम डैड तुरंत उठ गए और मेरे पीछे आ गए। पहले उन्होंने मेरा रूम चेक किया। जब मैं वहां नहीं मिली तो उन्होंने घर के चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए उन्हें थोड़ी चिंता हुई। गेस करो मैं उन्हें कहाँ मिली? बाथटब में। पहली बार जब वो बाथरूम में आए तो मैं उन्हें नहीं मिली, क्योंकि मैंने बाथटब में लेटने से पहले शावर कर्टेन लगा दिया था। फाइनली जब डैड ने कर्टेन हटाया तो उन्होंने मुझे टब में सोते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली मॉम ने पूरा वीक एक काली आंख के साथ बिताया। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दरवाजे से टकरा गई थी। मॉम ने मुझे पिछले साल ही हंसते हुए ये सच बताया था। मैं दुखी थी कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई, लेकिन नींद में चलने की वजह से मेरे साथ जो हुआ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। स्पेशली एक रात जो हुआ, मुझे यकीन है आप इस बारे में सुनेंगे तो आप मुझसे अग्री करेंगे। लेकिन पहले मुझे आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में थोड़ा और बताना है। आप जानते हैं कि कैसे मूवीज में स्लीप वॉकर अपने हाथ सामने करके ज़ॉम्बीज की तरह चलते हैं? ये सच नहीं है। स्लीप वॉकिंग गहरी नींद में होती है। किसी तरह ब्रेन इंसान को इधर उधर जाने देता है। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। ऐसे भी लोग होते हैं जो नींद में चलते हुए खाते हैं, यहाँ तक कि घंटों तक ड्राइव भी कर लेते हैं। मुझे लेकर कहा जाता है कि मेरी आंखें स्लीप वॉकिंग के टाइम पर डॉल की तरह दिखती हैं। उनके खुले होने पर भी मेरे एक्सप्रेशंस ब्लैंक रहते हैं। मेरी मेमोरी मुझे अंधेरे में भी दिन की तरह चलने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आसानी से दरवाजे ढूंढ सकती हूँ। एक बार हमने एक समर हाउस किराए पर लिया। वहाँ पहली ही रात में स्लीप वॉकिंग करने लगी। घर पर मेरे रूम का दरवाज़ा मेरे बेड के लेफ्ट में है, लेकिन समर हाउस में ये राइट साइड था। मैं अभी तक इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड चली गई। मेरे रूम से स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनकर मॉम डैड जाग गए और वो भी वहाँ आ गए। मैं डोर ढूंढने की कोशिश में दीवार को स्क्रैच कर रही थी और मेरे नेल्स बहुत आवाज़ कर रहे थे। डॉक्टर्स यूजुअली स्लीप वॉकिंग को बीमारी के बजाय बिहेवियरल डिसऑर्डर मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये क्यों होता है, लेकिन वो श्योर है कि ये जेनेटिक है। इसीलिए अगर आप स्लीप वॉकर हैं तो आपकी फैमिली में कोई स्लीप वॉकर ज़रूर होगा। मेरे केस में वो मेरी मौसी हैं। एक रात जब मॉम पेरेंट्स के साथ रहती थी, वो बाथरूम जाने के लिए उठी और उन्होंने अपनी बहन को लिविंग रूम में देखा। वो फ्लोर को साफ कर रही थी। मॉम जानती थी कि उनकी सिस्टर स्लीप वॉकर हैं, लेकिन पहले उन्हें लगा कि उन्होंने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया है जिसे वो साफ कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वैक्यूम लाइट से कनेक्टेड ही नहीं था। अपनी नींद में मेरी मौसी को लगता था कि वो सच में सफाई कर रही हैं। मैं आपको अपनी मौसी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रात उन्होंने सोचा कि उनका पिलो उनका बेबी है। वो पिलो को बार बार घुमाते हुए घबरा गई। उनके हस्बैंड उठे और कुछ देर तक उन्हें देखते रहे। उन्होंने पूछा, डियर तुम क्या कर रही हो? वो रोने लगी। इसका सर कहाँ है? मेरी हेल्प करो, मुझे उसका सर नहीं मिल रहा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है स्लीप वॉकर को जगाना। बहुत से लोग सोचते हैं अगर आप स्लीप वॉकर को जगा दोगे तो वो शॉक में चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। हाँ, लोग सच में ऐसा मानते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन डेफिनेटली ये एक शहरी कहावत है। स्लीप वॉकर्स पे लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने किसी के भी जागने से मरने के बारे में नहीं सुना। हालांकि ये सच है कि अगर आप स्लीप वॉकर को जगाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें केयरफुली बेड तक ले जाना चाहिए और उनको लेटाने में हेल्प करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ये जानते हैं, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं जगाते। लेकिन एक बार मैंने खुद को जगाया। चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मॉम सालों से घर में दही बनाती हैं। एक रात मैंने स्लीप वॉकिंग स्टार्ट करी और सीधा किचन में गई। मैंने काउंटर से दही का बर्तन उठाया और फर्श पर रख दिया। फिर मैंने ढक्कन खोला और अंदर पैर रखा। मैं नहीं जानती थी मैंने ऐसा क्यों किया। स्लीप वॉकर होने की ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो भी करते हैं वो अनजाने में करते हैं। उसके लिए कोई भी आपको जज नहीं करता।
उस रात मैं दही के साथ जो भी कुछ कर रही थी उसके बाद मैं बेड पर वापस जाने लगी, लेकिन क्योंकि मेरे पैर दही से कवर्ड थे मैं फिसल गई और गिर गई। और तभी मैं उठी। जब मैंने दर्द से आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में दही का बर्तन था। शुक्र है कि मेरा सर नहीं टकराया। मुझे अपने पैर गीले फील हुए। मैंने उन्हें छुआ और देखा कि मेरे एंकल्स तक दही लगा हुआ था। मेरा शॉक 15 से 20 सेकंड तक चला, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही मैं एक झटके से उठी। मुझे लगता है अब आपको स्लीप वॉकिंग की बहुत अच्छी समझ है। फाइनली मैं आपको सबसे डेंजरस और फनी पार्ट के बारे में बता सकती हूँ अब, जो स्लीप वॉकिंग के कारण मेरे साथ हुई थी। मैं ये कहकर शुरू करती हूँ कि मेरे रूम में 2 बेड हैं, एक मेरे लिए और एक मेरी मॉम के लिए, क्योंकि वो अब मेरे रूम में ही सोती है। हमें बाकी सब हटाना पड़ा और विंडो में एक लॉक लगाना पड़ा। मेरे सोने से पहले हम डोर लॉक कर देते थे और चाबी मेरी मॉम के पास ही रहती थी। आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा हार्ड स्टेप क्यों लेना पड़ा? वो इतने अलर्ट क्यों हो गए, भले ही मैं सालों से स्लीप वॉकिंग करती हूँ? आप समझ जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि 2.5 महीने पहले क्या हुआ है। मैं बताना भूल गई, स्लीप वॉकर्स हर रात स्लीप वॉक नहीं करते। स्लीप वॉकिंग को कुछ बातें ट्रिगर करती हैं, लेकिन ये इंसानों के हिसाब से अलग होता है। स्लीप वॉकिंग का मेरा रीज़न होता है यूजुअली स्ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे मॉम डैड का झगड़ा होता है या मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है तो डेफिनेटली मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत स्ट्रेसफुल दिन में हुई। मेरे डैड को उस कंपनी से बहुत ही गलत तरीके से निकाल दिया गया जहाँ पर वो 13 साल से काम कर रहे थे। मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। जो हुआ उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बेड पर जाने के बाद बहुत देर तक सो नहीं सकी। मैं सोने से पहले कई घंटों तक रोई। जब मैं उठी तो मैं एक अलग घर में थी जहाँ पर एक 80 साल की पैरालाइज्ड लेडी मेरे बेड पर थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मैंने उन्हें देखा। वो खुली आंखों से मुझे देख रही थी। वो रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बोल या हिल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो मेरे जितना ही डरी हुई थी। अगले दिन डैड और मैंने डिटेक्टिव की तरह पता लगाया कि उस रात क्या हुआ था। पता चला मैं मिसेस सीमा नाम की लड़की के बेड पर 3 स्टेप्स में पहुंची। पहला स्टेप, खिड़की से उड़ना। हमें पता चला कि मैं सुबह करीब 4:30 पर बेड से उठी। मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरा दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब कि मैं घर में नहीं घूमी। जब मैं स्लीप वॉक करती हूँ मैं डोर खोलती हूँ और कभी बंद नहीं करती, तो मैं सीधे खिड़की के पास गई होंगी। जो भी मैं सोच रही थी उसने मुझे खिड़की पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा और मैं तीसरे फ्लोर से नीचे कूद गई। मैं नीचे ऑनिंग पर गिरी और फिर उड़ के पिज्ज़ा वाले प्लेस के अम्ब्रेला पर गिरी, जैसे मैं एक ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रही थी। मैं तब तक जाग गई होंगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से अम्ब्रेला से टकराना याद है। मैं ऐसे स्टेट में सपने और रियलिटी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक सपना है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसा सोचना नेचुरल था क्योंकि जो हो रहा था वो काफ़ी अनयूजुअल था। मेरे गिरने के कुछ हिस्से पास के एक स्टोर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए थे और वीडियो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। मैं अब इस पर हंस रही हूँ पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी दिनों तक इससे रिकवर नहीं हो पाए थे। और अब दूसरा स्टेप, पागलों की तरह भागना। अपेरेंटली रात में एक पिज्ज़ा शॉप पर एक रेफ्यूजी काम कर रहा था। शोर सुनकर वो बाहर आ गया और उसने मुझे देखा। एक लड़की जिसने अभी एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ऑनिंग और अम्ब्रेला का थैंक्स, और जो फुटपाथ पर आराम से सो रही थी। उसने मेरी पल्स चेक करी कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। उसी समय मैंने अपनी आंखें खोली। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, मैंने भागना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शायद इसलिए परेशान था क्योंकि वो इलीगली इस कंट्री में रह रहा था और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वो कुछ देर मेरे पीछे भागा लेकिन फाइनली वो रुक गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था और वो थक गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं सोते टाइम दौड़ रही थी? खैर, ऐसा ही हुआ। फाइनली तीसरा स्टेप, खिड़की से अपार्टमेंट में घुसना। इसका कोई गवाह नहीं है। जो लोग उस अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें मैं गई थी, उनका कहना है कि उनकी बिल्ली मीरा गर्मियों में उसी खिड़की से अंदर और बाहर जाया करती है। बिल्ली उस विंडो को यूज करती है इसलिए वो हमेशा खुली ही रहती है।
रात को भी। लेकिन उस रात उसे यूज करने वाली सिर्फ बिल्ली नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे मैनेज किया, लेकिन मैं विंडो से चढ़ी और सीधा बेड पर गई। और वो लेडी जाग गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी मॉम का मेरे रूम में सोना और विंडो को लॉक करने का क्या रीजन है। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल क्यों नहीं करते? ईमेल एड्रेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। बाय। हाय, मेरा नाम नेहा है। कुछ साल पहले मेरे डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनके अचानक से चले जाने से हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जॉब एक्सपीरियंस था। मेरे डैड की कुछ सेविंग्स थी जो उन्होंने अपनी जॉब से की थी। पहले हमने उससे अपनी जरूरतें पूरी करी, लेकिन जल्दी ही वो पैसे खत्म हो गए और हम अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे मकान मालिक मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने 4 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ रहती हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे इंसान लगते हैं। मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। मैं ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम बहुत सुंदर है। मैंने उस आदमी को बस एक बार देखा था। वो मेरी मॉम से 10-15 साल बड़े थे। उनको पता था कि हमको पैसों की प्रॉब्लम है क्योंकि हम उन्हें रेंट पे नहीं कर सकते थे। वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जैसे जैसे मैं उन्हें और अच्छे से जानने लगी, ये बहुत साफ हो गया कि मेरी मॉम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक घमंडी इंसान थे जो हर टाइम अपने पैसे की बातें करते थे। वो अपनी प्रॉपर्टी से मिले रेंट पर रह रहे थे। उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो सारा दिन घर पर ही रहते थे। वो मॉम को अपनी मेड की तरह ट्रीट करते थे। एग्जाम्पल के लिए हर संडे को वो मेरी मॉम को एक लिस्ट देते थे जिसमें लिखा होता था कि मेरी मॉम को उस वीक खाने में क्या बनाना है। वो हर मील के बाद हर डिश को ग्रेड देते थे। सबसे बुरी बात ये थी कि वो पूरे टाइम इस बारे में बात करते रहते थे कि उनकी एक्स वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती थी। मॉम चाहती थी मैं उनके साथ घुल मिल जाऊं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उनके बर्थडे पर अपनी पॉकेट मनी बचा के एक पेन खरीदा। और तो और मेरी मॉम मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें डैड कहूं। मैंने उन्हें एक नोट लिखा, मेरे प्यारे डैड, और उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो नाराज होते हुए बोले, मुझे लगता है अभी तुम्हारा मुझे डैड कहना जल्दबाजी होगा। पहले तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मेरी बेटी हो, उन्होंने कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मॉम की तरफ देखा, उन्हें भी बुरा लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एक सुबह मैंने देखा कि घर पर मेरी एज की एक लड़की है। वो उनकी बेटी पिया थी। उसका अपनी मॉम से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने हमारे साथ रहने का फैसला ले लिया। मुझे अभी अभी अपने सौतेले डैड मिले थे और अब एक सौतेली सिस्टर भी। पहले मुझे लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिया बिल्कुल अपने डैड जैसी थी। एक शाम वो मॉम पर चिल्लाई, तुम्हारा खाना बहुत ही ऑयली है और इसीलिए मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन जब वो आई थी तो पहले से थोड़ी मोटी थी। मुझे लगता है वो ऐसी है क्योंकि वो बच्ची थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मॉम को दोष देना चाहती थी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि वो बहुत जलती थी। वो मुझसे इतना जलती थी कि वो अपनी जेलसी को मुझसे छुपा भी नहीं पाती थी। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैंने एक ड्रेस पहनी और मेरी मॉम ने कहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने कहा, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। जब कुछ हफ्ते बाद मैंने वो ड्रेस फिर से पहननी चाहिए तो मैंने देखा उसमें एक सामने की तरफ से बहुत बड़ा होल था। मैं गुस्से में पिया के पास गई और चिल्लाई, क्या तुमने ये किया है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैंने किया है, और कौन करेगा। पिया के हमारे साथ रहने के बाद से डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पिया कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसके मार्क्स खराब थे। दूसरी तरफ मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। मैंने मॉम से इस बारे में बात की। उन्होंने जाकर डैड से कहा। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कॉलेज जाने के सपने भी मत देखना, तुम उस लायक नहीं हो। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे उस घर से निकलना था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन मुझे जिस मिरेकल की जरूरत थी वो हुआ। मेरा फोन बजा। फोन पर एक लेडी ने कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। हम अगले दिन मिले। जब मेरे डैड छोटे थे तो मेरी दादी ने उन्हें छोड़ दिया था, इसके लिए उन्होंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। उसके बाद दादी ने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे डैड ने मना कर दिया। उन्होंने हमें ये सब रोते हुए बताया। वो सही था क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम को वापस लाना पॉसिबल तो नहीं है।
मेरी दादी को हाल ही में पता चला था कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। उन्हें लगा हमें पैसों की कुछ हेल्प चाहिए होगी, इसीलिए उन्होंने हमें ढूंढा और हमारे पास पहुंच गई। उन्होंने हमें बताया कि मेरे दूसरे हस्बैंड बहुत अमीर थे। मैंने उन्हें पिछले साल खो दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहोगे? मेरी मॉम उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा, अब मेरा एक नया परिवार है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नेहा खुश नहीं है। वो चाहे तो आपके साथ रह सकती है। मेरी दादी एक अच्छी इंसान लग रही थी। अगर वो नहीं भी होती तो भी मैं उनके साथ ही रहती, क्योंकि मेरे सौतेले डैड और सिस्टर मेरी लाइफ को नर्क बना रहे थे। मैं तुरंत मान गई। उस रात मैंने मॉम को गुड बाय कहा और चली गई। मेरी दादी सच में बहुत अमीर थी। वो एक शानदार मैंशन में रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया हो। नेहा, मुझे ऐसा फील करवाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें बेस्ट कॉलेज में भेजूंगी। आखिरकार ये सब तुम्हारा ही है। मुझे अमीर होने की परवाह नहीं थी। मैं अब शांति से रहती थी और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था। उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी दादी की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ क्रीक आइलैंड के टूर पर गई थी। स्विमिंग करते टाइम एक जहरीली मछली ने उन्हें काट लिया। वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मेरे जाने के बाद तुम एक स्कूल बनवाना। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुरंत काम पर लग गई। मेरी मॉम और मैं फ़ोन पर बहुत बातें करती थी। अब मेरा एक भाई भी था। मुझे लगता था वो बिल्कुल खुश नहीं थी और उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कहा, आप मेरे साथ रहने आ जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी मॉम एक अच्छे इंसान है और वो एक अच्छी वाइफ भी हैं। मेरे सौतेले डैड उनका फ़ायदा उठा रहे थे। एक दिन मॉम ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सौतेले डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। मैं चिल्लाई। मॉम ने कहा, नेहा, ये सच में इम्पोर्टेंट है। क्या तुम मेरे लिए उनसे मिल लोगी? मैं मना नहीं कर पाई। मैं शॉक थी कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। वो अगले दिन आए। अब वो उतने घमंडी नहीं थे। जब उन्होंने कहा, नेहा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैं मुस्कुराई। वो एक झूठ था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया होगा, मेरी बेटी पिया को एक रेयर और सीरियस मसल डिसऑर्डर है। मैं बहुत शॉक्ड थी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाहिर है मेरी मॉम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम से अपसेट ना हो जाऊं। मेरे सौतेले डैड ने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, पिया मर रही है। मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। मुझे पता था उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैंने पूछा। पिया की बीमारी के लिए एक दवाई है। उसे ठीक करने के लिए एक ही डोज काफ़ी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी दवाई है, जो हर साल सिर्फ 20 लोगों के लिए बनाई जाती है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन मेरे पास अभी भी सिर्फ आधे ही पैसे हैं। प्लीज़ बाकी के लिए मेरी हेल्प करो। पिया हिल भी नहीं सकती है। जब वो उसकी हार्ट पर पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगी। मैं तुमसे हेल्प की रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कह के वो रोने लगे। ना मेरे सौतेले डैड और ना ही पिया एक अच्छे इंसान हैं। ये तो आपको पता ही है। उन्होंने मेरी और मेरी मॉम दोनों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरी दादी ने मुझे बचाया। अगर मैं वहीं रहती तो मेरा क्या होता? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उनकी हेल्प करते? हाँ, शायद ज़रूर करते। मैंने बिना कुछ सोचे उनसे कहा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप ये डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद करूंगी। वो फिर से रोने लगे और वो बोले, तुम सही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ। मुझे पिया को देखकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत वीक हो गई थी। वो अपनी आंखें भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन वो होश में थी। मैंने उसके कान में कहा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन प्लीज अपनी नई लाइफ में एक अच्छी इंसान बनना। हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो दवाई सच में महंगी थी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक डोज ही काफी था। उसकी हालत लगातार इम्प्रूव हो रही थी। हालांकि वो अभी भी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों से थैंक्स कहते देख सकती थी। इसी बीच मेरे सौतेले डैड बहुत बदल गए थे, क्योंकि इसने उन्हें अंदर से हिला दिया था। अब वो घमंडी और रूड नहीं थे। मेरी मॉम उनके नए बिहेवियर से बहुत खुश थी।
मैं अपनी दादी के नाम पर स्कूल बनवाने में अब बिजी हूँ। मेरे सौतेले डैड बदले में कुछ उम्मीद ना करते हुए कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे क्लोज हो पाऊंगी, लेकिन कम से कम ये जानकर आराम से रह सकती हूँ कि वो अब मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे।